वर्कशीट और मैंने मुनासिब ये समझा कि इट शुड बी आफ्टर द क्लास। तो इंशाल्लाह आज या कल जैसे ही मैं वर्किंग कंप्लीट करूँगा व्हेन आई हैव अ वर्कशीट ऑफ चैप्टर 6। और अब आज की क्लास का फ़ायदा ये आपको हो जाएगा कि कुछ और टॉपिक्स भी हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो फिर उस वर्कशीट में फिर भी एक दो चीज़ें ऐसी होंगी जो इस चैप्टर 6 से होंगी, और वो मैंने जानबूझ के इसलिए रखी है कि बगैर पढ़े भी कुछ करने की कोशिश कीजिएगा, वरना वो नेक्स्ट क्लास तक हमें पढ़ानी है। तो एक तरह से मिल बांट के काम हो जाएगा। हमने लास्ट टाइम आपको बात बताई थी पेट्रोलियम से रेलेवेंट, और उसमें ये कहानी हुई थी कि पेट्रोलियम की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम रीफॉर्मिंग करते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम में जो सबसे इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है गैसोलीन या पेट्रोल, उसमें ऐसे कंपाउंड जो स्ट्रेट चेन हो वो नॉकिंग प्रोड्यूस करते हैं और एक तरह से पावर लॉस होती है। तो उससे बचने के लिए हम रिफॉर्मिंग करते हैं, जिसमें हम मेक श्योर करते हैं कि आफ्टर एडिंग एंटी नॉकिंग एजेंट दी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स में भी ट्रांसफॉर्म टू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। इस सिलसिले में एक छोटी सी टर्म इस्तेमाल होती है, इंडस्ट्री वाले करते हैं, जिसका नाम है ऑक्टेन नंबर। ये ऑक्टेन नंबर से क्या मुराद होती है? ऑक्टेन नंबर असल में ये बताता है कि ये है इंडस्ट्रियल स्केल used to measure quality of petrol। तो इंडस्ट्रियल स्केल यूज टू मेजर दी क्वालिटी ऑफ पेट्रोल का मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्री में जो पेट्रोलियम सेक्टर है, जब वो मुख्तलिफ क्वालिटी के गैसोलीन आपकी माशाल्लाह जो इतने बड़े तो हो गए कि खुद की गाड़ी भी चलाते होंगे बहुत सारे और पेट्रोल भी खुद डलवाते होंगे, तो हमारे मुल्क में भी देयर आर डिफरेंट क्वालिटीज जो पेट्रोल की हम इस्तेमाल करते हैं। सुप्रीम भी होती है, ऑक्टेन हाई ऑक्टेन भी होता है, और अगर कंपनी चेंज हो तो उन्होंने अलग अलग नाम यूज़ किए हुए हैं। तो आजकल कोई वी भी आया हुआ है सेल वालों का। तो ये जो मुख्तलिफ क्वालिटीज़ की वो प्रोडक्ट निकालते हैं, इन्हें वो कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू दी स्केल कॉल्ड ऑक्टेन नंबर। तो अब इस ऑक्टेन नंबर का हिसाब ये है कि जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतनी अच्छी क्वालिटी। हाई ऑक्टेन नंबर मीन्स गुड क्वालिटी एंड लेस नॉकिंग। इस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा हो, इसका मतलब है कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी और उसका जो नॉकिंग की एबिलिटी है वो ऑब्वियसली कम हो गई। तो अब मुझे ये लिखने की तो ज़रूरत नहीं कि लेस ऑक्टेन नंबर पे क्या होगा, जाहिर सी बात है इसका उलट बैड क्वालिटी एंड हाई नॉकिंग। तो इसमें अब एमसीक्यूज के हिसाब से मुझे हमें देखना है ना, कोई इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात क्या आती है कि इस स्केल को बनाया गया है दो कंपाउंड्स को स्टैंडर्ड मानकर। उनमें से एक है एन हेप्टेन। ओके, अब मैं जो जिस स्टेज पर हम आ गए हैं उसके हिसाब से नॉमेनक्लेचर की रिवीजन तो हमें करनी है, प्रोबेबली वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आ रही होगी। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी वो ये है कि बहरहाल हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो नॉमेनक्लेचर में बिल्कुल ही पूरा का पूरा हो। इसलिए जो कुछ थोड़ी बहुत टर्म्स हम यहाँ यूज कर रहे हैं इस अंडरस्टैंडिंग के साथ केवल भी नो। हेप्टेन का मतलब होगा एक अल्कीन जिसमें 7 कार्बन है। अलबत्ता ये जो लफ्ज एन लगता है ये बेसिकली कॉमन नेमिंग में लगता है सिर्फ ये बताने के लिए कि ये हेप्टेन स्टेट्स है। तो क्या यूपीएससी वालों का हिसाब ये कि अगर वो सिर्फ हेप्टेन कहते हैं तो अंडरस्टूड है कि वो स्टेट्स है। तो सिर्फ हेप्टेन लिखूं या एन हेप्टेन लिखूं, इस मीन्स सेम। ये हमारे हिसाब से स्ट्रेट चेन 7 कार्बन का अल्केन है, और परफॉर्मेंस के एतबार से हमारा हमारा कहना है कि ये सबसे खराब क्वालिटी का पेट्रोल है। इससे वर्स्ट क्वालिटी पॉसिबल नहीं, इससे हाई नॉकिंग पॉसिबल नहीं। सबसे ज़्यादा नॉकिंग करने वाला कंपाउंड है,
यानी अगर हमारे पास एक प्योर सैंपल हो हेप्टेन का और हम उसे एज ए फ्यूल इस्तेमाल करें अपने कंबस्शन इंजन में, तो शायद इससे ज़्यादा ख़राब क्वालिटी हमें ना मिले। ये वर्स्ट है, तो इसलिए चूंकि ये वर्स्ट है तो इसे मिनिमम नंबर अलॉट किया गया 0, तो इसका ऑक्टेन नंबर है 0। जबकि इसका बिल्कुल अपोजिट है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटीन। आपको याद होगा जो हमने रिफॉर्मिंग की इक्वेशन लास्ट टाइम लिखी थी उसमें यही कंपाउंड बनाया। तो इस कंपाउंड के बारे में कहा गया बिल्कुल उलट कि ये सबसे बेहतरीन क्वालिटी का पेट्रोल होता है और इसमें नॉकिंग नहीं होती या ना होने के बराबर। सो इसका आइडियल और मैक्सिमम क्वालिटी, तो इसका ऑक्टेन नंबर बनाया गया है। इसका मतलब ये हमारा मिनिमम स्केल है NA-हेप्टेन और 2,2,4-ट्राइमिथाइल हमारा मैक्सिमम। अब असल बात समझिए, ये तो हमने दो स्टैंडर्ड्स याद कर लिए, काम खत्म हो गया। लेकिन असल बात ये है कि जो एक्चुअल में पेट्रोल है, चाहे वो सुप्रीम हो, वी पेट्रोल हो, या ये जो हमारा हाई ऑक्टेन है, ये सब के सब मिक्सचर है बहुत सारे कंपाउंड्स के। इनमें से कोई भी प्योर हेप्टेन या प्योर 2,2,4-ट्राइमिथाइल पेंटेन नहीं है, ठीक है ना। ये सब के सब मिक्सचर हैं जो हमने जमीन से पहले निकालने के बाद पेट्रोलियम को उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके उससे गैसोलीन हटाया और फिर उसे एंटी नॉकिंग एजेंट की मदद से जितना रिफॉर्म कर सकते थे रिफॉर्म किया और उसके बाद एक पर्टिकुलर क्वालिटी पर पहुंचे। तो इसमें बहुत सारे कंपाउंड है, पता भी नहीं कौन कौन से कंपाउंड। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि उस पर्टिकुलर मिक्सचर जो पेट्रोल हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, फर्स्ट कर लें वो है हाई ऑक्टेन, उस हाई ऑक्टेन को की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं विद द परफॉर्मेंस ऑफ ईदर ऑफ दीज टू कंपाउंड। तो अब अगर हम ये कहें कि वो जो कमर्शियली हाई ऑक्टेन का फ्यूल हमें मिलता है, महंगा वाला होता है सबसे, उसका ऑक्टेन नंबर तकरीबन 96 होता है। 96 ऑक्टेन नंबर का मतलब है कि ये अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन का 96% है। यानी जो परफॉर्मेंस प्योर 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन दिखाता हाई ऑक्टेन, उसका 96% परफॉर्मेंस दिखाता है, इसलिए इसका ऑक्टेन नंबर 96 है। तो जो सुप्रीम पेट्रोल हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं रेगुलर, जो हम गाड़ियों में डलवाते हैं, तो वो उसकी ऑक्टेन नंबर की वैल्यू कंपनी से थोड़ी सी बहुत मैच ऊपर नीचे होती है, तकरीबन 89 से 92 के दरमियान। तो फर्स्ट कर लें, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे सुप्रीम पेट्रोल की ऑक्टेन नंबर 92 है, तो इसका मतलब है वो परफॉर्मेंस के लिहाज से इस 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन का 92%। ये है इसका बैकग्राउंड। ये हो गई बात पूरी। अच्छा, ये बात आपसे हुई हमारी अबाउट दी क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, ये हुई है क्वालिटी ऑफ पेट्रोल। लेकिन हमने तो आपसे एक बात और भी कही कि हम क्वांटिटी पे भी परेशान हैं कि जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो ओवरऑल 20% हमें मिलता है पेट्रोल और 80% दूसरी चीजें मिलती हैं। उन 80% में भी जहाँ काम की चीजें मौजूद हैं, वैसी बात है, केरोसिन ऑयल जो मट्टी का तेल कहलाता है, वो जेट जहाज में और बड़ी व्हीकल्स में जो है एज ए फ्यूल यूज होता है। इसी तरह जो तो गैसेस हमें मिलती हैं, फ्यूल गैसेस, वो CNG के पर्पज के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो वो भी बहुत ही जबरदस्त किस्म की है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल पेट्रोल का शायद 50% या उससे कुछ ज़्यादा बहुत ही वैल्यूबल किस्म का फ्यूल होता है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा था, जैसे जैसे कार्बन एटम्स की तादाद पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस में बढ़ती है, या वो समझिए हाई बॉइलिंग वाली फ्रैक्शंस हैं, तो वैसे वैसे उनमें ऐसी चीज़ें आने लगती हैं जो उतने काम की नहीं है जितने काम का ये मिट्टी का तेल या पेट्रोल या फ्यूल गैसेस हो सकती है। मिसाल के तौर पर चौथे नंबर पर यानी केरोसिन के बाद जो फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन हमें मिलती है वो कहलाती है इंजन ऑयल। आप कह सकते इंजन ऑयल तो बड़े काम की चीज़ है। जो बच्चे ज़रा भी गाड़ी की मेंटेनेंस का ख्याल रखते हैं उन्हें पता है कि गाड़ी में पेट्रोल के अलावा इंजन ऑयल कितना अहम है, और अगर इंजन ऑयल गाड़ी के इंजन में ख़त्म हो गया तो गाड़ी का सीज हो जाता है। लेकिन ये बात भी पता है कि इंजन ऑयल हमें पेट्रोल की तरह रेगुलरली नहीं डलवाना पड़ता। मरी सी मरी गाड़ी भी, जो पुरानी से पुरानी कचाड़ा गाड़ी भी हो, तो उसमें भी कम अज कम 3 से 4 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद इंजन ऑयल की जरूरत है। 3 से 4 हज़ार किलोमीटर का मतलब है तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 100-200 लीटर पेट्रोल फूकने के बाद हमें 3 लीटर इंजन ऑयल की जरूरत है। इसका मतलब है पेट्रोल के मुकाबले में इंजन ऑयल की जरूरत महज 2 to 3% है। तो
इंजन ऑयल इसका मतलब है इस्तेमाल तो होता है लेकिन पेट्रोल जितना तो नहीं होता, लेकिन बनता उतना ही है जितना पेट्रोल बनता है। तो हमारे काम का नहीं है, चलो ये फिर भी कुछ काबिल बर्दाश्त है। उससे नीचे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था एक सेक्शन जिसका नाम हमने कहा कि उसमें पेट्रोलियम के जरासन जो नॉन वोलेटाइल है, जिसमें वैक्स आता है, जिसमें वाइटामिन आता है, वाइटामिन से बात हुई था, जिसमें कुल ताल आते हैं, इनके यूजेस बहुत ही माइनर। तो अब होता ये है कि अगर आप ये इमेजिन करें कि आप ऑयल रिफाइनरी के मालिक हैं, आपने जमीन से बड़ी मेहनत करके पेट्रोलियम को बाहर निकाला, उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, तो उससे तकरीबन 50 to 60% प्रोडक्ट तो हाथों हाथ बिक गए, मगर बाकी के 40% प्रोडक्ट जो है वो नहीं इतने बिक रहे। तो वो अच्छी बात है, आप कहीं रख देंगे तो भाई कब तक रखते रहेंगे, उसका क्या करेंगे, उसे डंप करेंगे या फेंकेंगे, कुछ तो करेंगे, आपको ये फिक्र सताएगी, ये तो बिकता ही नहीं है। तो अब जो बात हम आपसे करने जा रहे हैं, इससे हम कर रहे हैं एक तीर से दो शिकार। ये प्रोसेस कहलाता है क्रैकिंग। और एक तीर से दो शिकार कैसे कर रहे हैं? हमें असल परेशानी ये नहीं है कि हमारा पेट्रोल वर्ल्ड डिमांड से कम आ रहा है, बल्कि हमें साथ में ये भी परेशानी है कि कुछ ऐसी चीजें पेट्रोल के साथ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में बन जाती हैं जो दर्द सर है, जो जरूरत से ज्यादा बन रही हैं। तो हमने क्या किया, हमने सोचा वो चीजें जो जरूरत से ज्यादा बन रही हैं, जो हायर फ्रैक्शन है पेट्रोलियम की, जिनमें कार्बन आइटम्स की तादाद 20 से ज्यादा होती है, क्यों ना उन्हें पेट्रोल में कन्वर्ट कर दिया जाए। इस तरह जो बेकार चीज है वो उसका एक इंतहाई अहम यूज आ जाएगा, उसकी मदद से हम कारामद पेट्रोल बनाएंगे, तो पेट्रोल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो वो प्रोसेस जिसके जरिए आप ज्यादा कार्बन वाले बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर कम कार्बन वाले छोटे मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है क्रैकिंग। तो क्रैकिंग दरअसल है ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स विद हाई मॉलिक्यूलर मास टू मॉलिक्यूल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास। तो ये है मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास टू मॉलिक्यूल को तोड़, एक तरह से बड़े मॉलिक्यूल को तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल बना रहे हैं। याद रहे क्रैकिंग एक जनरल प्रोसेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका मकसद है किसी भी बड़े मॉलिक्यूल को तोड़कर किसी भी छोटे मॉलिक्यूल को बनाना फॉर एनी पर्पस। ये ना समझिए कि ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम इसकी एक एप्लीकेशन है। क्रैकिंग की एक एप्लीकेशन हाइड्रोजन की प्रिपरेशन भी है। आपने चैप्टर 2 हाइड्रोजन में सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ा, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के कुछ 6 तरीके पढ़े थे, उसमें से सेकेंड लास्ट तरीका था थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन। अब आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद उसकी हेडिंग में लिख सकते हैं क्रैकिंग ऑफ मीथेन, क्योंकि हमने मीथेन के मॉलिक्यूल को तोड़ा, उससे कार्बन अलग हुआ था और हाइड्रोजन अलग हुआ था। तो इसका मतलब है कि उस जगह पर जो मीथेन मॉलिक्यूल था, जो ऑर्गेनिक में सबसे छोटा मॉलिक्यूल माना जाता है, हमने उसे बड़े मॉलिक्यूल के तौर पर कंसिडर करके उससे भी दो छोटे फ्रेगमेंट बना दिए, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। इसी तरह वहां तो हमने सिर्फ मीथेन के एस्पेक्ट से कहा था, अब इस टॉपिक में आप देख ही लेंगे, अगर हम मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन किसी भी और हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग करते हैं तो उससे भी हाइड्रोजन गैस बनती है। तो हाइड्रोजन को इंडस्ट्री में हासिल करने का एक इंतहाई अहम तरीका क्रैकिंग। ये क्रैकिंग को की एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, लेकिन हमारे करंट टॉपिक के एतबार से इसकी जिस एप्लीकेशन को हम फोकस करेंगे वो है कि हम क्रैकिंग की मदद से पेट्रोलियम के उन फ्रैक्शंस को जिनमें कार्बन एटम्स की तादाद 20, 30, 40 होती है और जो इतने ज्यादा काम के नहीं होते, उनकी क्रैकिंग करके उन्हें तोड़ते हैं और उनसे कम कार्बन वाले ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जिन्हें हम पेट्रोल या फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक कंपाउंड हो जिसमें 25 कार्बन, अगर आप उसे क्रैकिंग की मदद से तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है अब जो भी चीजें बनेंगी उनमें 25 से तो कम ही कार्बन होंगे ना। तो हो सकता है उसमें एक कंपाउंड बने जिसमें 10 कार्बन है और एक कंपाउंड बने जिसमें 15 कार्बन है, तो दो टुकड़े हो जाए। तो अब 10 कार्बन वाला पेट्रोल के तौर पर यूज हो जाएगा, 15 कार्बन वाला मट्टी के तेल के तौर पर यूज हो जाएगा। और अगर आप नहीं चाहते कैरोसिन ऑयल हासिल करना तो आप उस 15 कार्बन वाले को फर्दर क्रैक कर दीजिए जब तक कि उसमें कार्बन एटम्स की तादाद 10 से कम ना हो जाए, क्योंकि 10 से कम होने में हमारा फायदा ही फायदा है। अगर कार्बन एटम्स की तादाद 5 to 10 के दरमियान होगी तो ऐसे कंपाउंड पेट्रोल है,
और अगर 5 से भी कम हो गई तो ऐसे कंपाउंड सीएनजी गैसेस इस्तेमाल हो जाएंगे और दोनों इक्वली वैल्यूबल फ्यूल हैं। तो ये है बैकग्राउंड। तो इसका मतलब है क्रैकिंग का मतलब है मॉलिक्यूल्स को तोड़ना ताकि उससे छोटे एटम्स या मॉलिक्यूल्स बन जाए। और इस काम में दो बड़ी एप्लीकेशन है, एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के पर्पस के लिए और एक पेट्रोलियम की में मौजूद गैसोलीन की फ्रैक्शन को बढ़ाने के लिए। तो हम जो यहाँ पर एग्जाम्पल्स और बातें करेंगे उसमें ये दोनों एस्पेक्ट कवर होंगे। तो अब क्रैकिंग की कैसे जाती है, तो कैसे हम किसी बड़े मॉलिक्यूल को तोड़कर इस तरह से छोटे छोटे मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो इसके बुनियाद पर हमने क्रैकिंग की दो टाइप्स बनाई हैं। एक कहलाती है थर्मल क्रैकिंग, इसके नाम से जाहिर है ये कैसे होगी, बाय हीटिंग अंडर प्रेशर। और दूसरी है कैटालाइटिक क्रैकिंग, जिसमें आप कहेंगे बाय हीटिंग अंडर प्रेशर। समटाइम प्रेशर इज नॉट रिक्वायर्ड एज वेल, तो ये बात हम हटाकर भी बात कर सकते हैं, चलेगा, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी नीड द प्रेशर एज वेल। सो बाय हीटिंग अंडर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। नामों से दोनों बातें जा रहे हैं, इसकी कोई खास परेशानी। अगर हम फर्स्ट थ्योरी का पेपर दे रहे होते तो हम बाकायदा तौर पर डेफिनेशंस के रट्टे लगाते, उस सूरत में क्या कहते हैं। तो थर्मल क्रैकिंग की डेफिनेशन है ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स विद हाई मॉलिक्यूलर मास टू मॉलिक्यूल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास बाय हीटिंग अंडर प्रेशर। और फिर यही जुमला इधर कोट करते हैं और कहते हैं बाय हीटिंग अंडर प्रेशर। अब हमें क्योंकि की पॉइंट्स याद रखने हैं इसलिए मैं नहीं सुना सकता। तो अब इन दोनों अंदाज में जो हमारा काम हमारी एग्जाम्पल्स हैं वो है इम्पोर्टेंट। तो याद रहे एमसीक्यूज में हमें डेफिनेशन से ज़्यादा एग्जाम्पल्स दी जाएंगी। बड़ा अच्छा सवाल इधर बनता है कि वो क्रैकिंग की इक्वेशन देते हैं और उसमें से किसी एक चीज़ को गायब कर देते हैं। यानी प्रोडक्ट बता दिए तो रिएक्टेंट गायब कर देंगे, रिएक्टेंट बता दिया तो प्रोडक्ट भी बताएंगे, कोई एक प्रोडक्ट मिस कर देंगे और आपको वो प्रिडिक्ट करना होगा। तो इसकी लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए तो इस लिहाज से ये याद रहे कि क्रैकिंग की इक्वेशंस रट्टे नहीं लगाई जाती, बनाई जाती। अगर बनाई जाती हैं तो हम भी बना सकते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। तो मेरी पहली एग्जांपल जो है वो है क्रैकिंग ऑफ प्रोपेन। अच्छा, ये थर्मल क्रैकिंग की एग्जांपल है और इसका बेसिक मकसद है हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन, जो कि आपको नजर आएगी कि इसमें कैसे नजर आ रहा है। और बहरहाल और भी मकसद होते हैं प्रोपेन से, अगर हमें और छोटे अल्कीन मिल रहे हैं और वो किसी काम में इस्तेमाल हो रहे हैं। मसलन प्रोपेन से आप देखेंगे हमें इथीन मिल जाएगा, इथीन पॉलीमराइजेशन में इस्तेमाल होकर पॉलीइथीन बना लेता है वगैरह वगैरह। तो हैं तो बहुत सारे फायदे इसके, लेकिन मैंने दो को हाईलाइट। अच्छा, ये प्रोपेन देखते ही आपको ये समझ में आ गया कम से कम इसका पेट्रोल वाले प्रॉब्लम से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि प्रोपेन से तो आपको कोई शिकायत नहीं होती, बहुत ही अच्छा फ्यूल है। तो इसका मतलब है ये उस बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं रखता, इसका ताल्लुक क्रैकिंग के दीगर एस्पेक्ट से। अब ट्रिक्स देखिए क्या है आपके पास। प्रोपेन मेरा ख्याल है हम में से हर एक कम अज कम इस बात से तो शिकायत नहीं करेगा क्योंकि तो पता ही नहीं प्रोपेन क्या होता है। 3 कार्बन प्रॉप का मतलब है और एन का मतलब ये एक अल्कीन है। ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर C3H8 इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब अगर मैं इसकी क्रैकिंग करता हूँ तो याद रहे क्रैकिंग का मतलब है मॉलिक्यूल को हम हीट कर रहे हैं और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, हीट लिखा है, कंबस्शन नहीं लिखा है। यानी हीट कर रहे हैं, सिर्फ एनर्जी दे रहे हैं इसे ऑक्सीजन की एब्सेंस में, वरना तो ये कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेंगे तो कुछ और ही हो जाएगा ना। तो हम सिर्फ इसे एनर्जी दे रहे हैं और मकसद है कि इसके बॉन्ड ब्रेक हो। इसमें किस किस टाइप का बॉन्ड है तो आपको नजर आ रहा है। इसमें जो बॉन्ड्स की टाइप है वो ये कि कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है तकरीबन 8 जगहों पर। और दूसरी टाइप का बॉन्ड है कि कार्बन ने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड। तो बस वही टाइप के बॉन्ड है, एक जगह कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ या कार्बन हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, और इन्हीं की क्रैकिंग हो सकती है। तो अगर फर्स्ट कर लीजिए मैं आपसे ये कहूँ कि क्रैकिंग हो रही है वो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा। याद रहे कार्बन और हाइड्रोजन निस्बतन वीक बॉन्ड है और कार्बन कार्बन निस्बतन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो मैं हीट करना शुरू करूँ तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड निस्बतन कम एनर्जी पे टूट जाएगा क्योंकि वो वीक है, यानी वो पहले टूटेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड बाद में टूटेगा। तो फर्स्ट कर लें हमने सिर्फ इतनी एनर्जी दी है कि सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे तो क्या होगा। अब आपको अपनी अकल से ये सोचना है कि मैं इस मॉलिक्यूल के अंदर कौन से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ूं तो जो चीज पीछे बचेगी
वो एक स्टेबल कंपाउंड हो सकती है। यानी ये सोच करके सर ने कहा बस कार्बन को हाइड्रोजन से अलग करना है। एक बच्चे ने ये कहा कि सर मैं आप इसे हीट करें तो ये भी तो हो सकता है कि ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन अलग हो जाए। तो भाई हो तो सकता है, लेकिन आप सोचो उसके बाद ये कार्बन तो गंजा कर दिया आपने, इसके तो तीनों हाइड्रोजन हटा दिए, अब ये क्या करेगा? क्या कोई ऐसा कार्बन सरवाइव कर सकता है जिसकी 3 वैलेंसियां खाली हों? क्या ये जो चीज पीछे बचेगी ये इसको किसी कंपाउंड का नाम दे सकते हैं आप? नो। तो आपको समझदारी के साथ ये देखना है कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन हो जिसमें हाइड्रोजन भी इस कंपाउंड से अलग हो जाए और जो चीज पीछे बचे वो हमारे लिए कोई काम की चीज हो, यानी कि वो एक स्टेबल कंपाउंड हो। तो फिर सिर्फ एक पॉसिबिलिटी आती है कि आप इन तीनों में से कोई से भी 2 कंसेक्यूटिव कार्बन पिक कीजिए और उनका एक एक हाइड्रोजन हटा दीजिए। मसलन अगर मैं इन दोनों को पिक करूं और इन दोनों के हाइड्रोजन को हटा दूं, तो क्या होगा? जब ये दोनों हाइड्रोजन हटेंगे तो बनेगा सिंपली हाइड्रोजन गैस। और अब मैं इन दोनों हाइड्रोजन को हटा चुका हूं, तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनना चाहिए, क्योंकि इनकी एक एक वैलेंसी कम हो गई। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है। और आप सब समझते हैं ये क्या है? ये है प्रोटीन। तो ये प्रोपेन जो कि एक अल्कीन था, हमने उसकी क्रैकिंग की, उसमें से एक हाइड्रोजन अलग किया, तो वो अपने ही जैसे अल्कीन में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है आपको एक सिंपल लॉजिक की समझ में आ गई कि अगर हम क्रैकिंग करके सिर्फ हाइड्रोजन अलग करें तो हम किसी अल्केन को अल्कीन में कन्वर्ट करें। इसका मतलब ये हुआ कि एक जनरल बात ये हो जाएगी फॉर ऑल अल्कीन्स व्हेन दे आर क्रैक्ड इन दिस वे, कि वो थर्मली क्रैक हो रहे हैं। ये अमूमन ऐसी क्रैकिंग थर्मल क्रैकिंग, हाइड्रोजन अलग होता है, सिर्फ हीट देते हैं। तो अल्केन हीट देने पर जब ऐसी क्रैकिंग करे जिससे सिर्फ हाइड्रोजन अलग हो, तो जो दूसरी चीज बनेगी वो कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन होगा। ठीक हो गई बात? जिसका मतलब क्या निकल रहा है कि एक प्रेडिक्शन तो अब आपकी हो गई। अगर आंखें बंद करके मैंने आपसे ये कह दिया कि C4H10 जो कि एक ब्यूटेन होता है, आप उसकी क्रैकिंग करके हाइड्रोजन अलग करें तो यहाँ क्या बचेगा? तो आपकी अकल आपको बताएगी सर यहाँ ब्यूटीन बचना चाहिए, जिसका फॉर्मूला होगा C4H8, क्योंकि आपने 2 हाइड्रोजन अलग कर दिए। सो इफ दिस इज ब्यूटेन इट शुड फॉर्म ब्यूटीन। कम से कम ये तो बड़ा आसान हो गया, पेंटेन से पेंटीन, ब्यूटेन, हेक्सेन से हेक्सीन। तो अब इसका मतलब ये निकला कि ये एक टाइप, ठीक है, जिसको थर्मल की आप एग्जाम्पल कह सकते हैं। अच्छा, इसी थर्मल में ही एक और भी तो पॉसिबिलिटी है। आपने कहा हमने थोड़ा सा और हीट कर दिया और कार्बन कार्बन बॉन्ड भी तोड़ दिया सर, तो फिर क्या होगा? तो फिर जो सेकंड पॉसिबिलिटी इसी प्रोपेन के साथ बनती है वो ये बनती है। आइए देखें। अब मैं ये चाहूंगा कि कार्बन और कार्बन का बॉन्ड तोड़ूं, और ये बात तय है क्योंकि ये काम जरा हायर टेम्परेचर पर होगा, तो उस टेम्परेचर पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो लाजमन टूटता है। तो अब आपने ऐसा कॉम्बिनेशन सोचना है जिसमें कार्बन कार्बन के साथ कार्बन हाइड्रोजन भी टूटे और जो भी चीजें पीछे बने वो कोई स्टेबल चीज है। ओके, अब ये 3 कार्बन वाला प्रोपेन है, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना है। पॉसिबिलिटी क्या है? या तो यहाँ से ब्रेक कर दें, तो उस सूरत में क्या होगा? 2 कार्बन इधर चले गए, एक कार्बन इधर चला गया। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि आप यहाँ से तोड़ दें, तो फिर एक कार्बन इधर चला गया, 2 कार्बन इधर चले, बात तो एक ही है। इसका मतलब है कम से कम प्रोपेन को कार्बन कार्बन बॉन्ड से तोड़ेंगे तो आपको एक ही पॉसिबिलिटी मिलेगी कि एक तरफ 2 कार्बन जाएंगे और एक तरफ एक कार्बन। ऐसा कर देता हूँ, मैं यहाँ से बॉन्ड तोड़ता हूँ और इसके 2 टुकड़े फिलहाल आपके सामने बना देता हूँ। कार्बन कार्बन बॉन्ड से ये 2 टुकड़े बन गए और ये दूसरा टुकड़ा। इस वक्त ये दोनों टुकड़े जो आपके सामने हैं ये कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं है, दोनों की एक एक वैलेंसी इस वक्त खाली हो जाएगी इस बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से। तो अब हमने कहा जब आपको नजर आ रहा है कि ये कार्बन अपनी एक वैलेंसी अभी खाली कर बैठा है, तो अब स्टेबिलिटी तभी हो सकती है कि इसके बराबर वाला भी एक कार्बन जो है वो अपनी एक वैलेंसी खाली करे, तो दोनों आपस में डबल बॉन्ड। इसका मतलब है अब आप ये सोचेंगे कि इस कार्बन से तीनों में से किसी एक हाइड्रोजन को हटा दें। फर्स्ट कर ले, मैंने ये कार्बन हाइड्रोजन हटा दिया। अगर मैंने ये हाइड्रोजन हटा दिया तो नतीजा क्या होगा? इस कार्बन की वैलेंसी पहले ही खाली थी,
अब इसकी भी एक वैलेंसी खाली हो गई तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसका मतलब है यहाँ क्या चीज बन सकती है, आफ्टर रिमूविंग दिस हाइड्रोजन, तो यहाँ बनेगा एस, इथीन बन गया। और ये जो हाइड्रोजन आपने रिमूव किया है, ये हाइड्रोजन दरअसल रिमूव होने के बाद यहाँ जा सकता है और इधर क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। इसका मतलब है जब प्रोपेन में कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकेज दोनों हो एक साथ, तो जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, एक दो कार्बन वाला अल्कीन बनेगा विच इज स्पेसिफिकली इथीन, और एक कार्बन वाला अल्कीन बनेगा विच इज इन दिस केस मीथेन। तो हमें ये पता चला कि जब कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, तो हमें उसी अल्केन से अल्कीन और हाइड्रोजन मिलते हैं। लेकिन जब कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है तो अमूमन क्या होता है, हमारे रिएक्टेंट वाले कंपाउंड के दो टुकड़े होते हैं और उन दोनों टुकड़ों में कार्बन एटम्स की तादाद जाहिर सी बात है डिवाइड हो जाएगी। ये 3 कार्बन टोटल थे, एक तरफ 2 हो गया, एक तरफ 1 हो गया। कोई एक अल्कीन बनेगा, कोई एक अल्कीन बनेगा। इसका मतलब मैं जनरल अंदाज से इस बात को यूं लिख सकता हूँ कि व्हेन यू हैव ए लार्जर अल्केन, लार्ज अल्केन एंड कार्बन कार्बन क्लीवेज टेक्स प्लेस, अगेन अभी फिलहाल हम थर्मल की बात कर रहे हैं बाय हीटिंग, तो हमें एक स्मॉलर अल्कीन प्लस स्मॉलर अल्कीन मिलता है। ये है टोटल। इसका मतलब ये है कि ये याद रखिएगा, ये जो स्मॉलर अल्कीन और अल्कीन आपको मिलते हैं, जब आप इन दोनों के कार्बन और हाइड्रोजन को वापस जमा करेंगे तो ये आ जाएगा। आप चेक करके देख लीजिए, क्योंकि इस प्रोसेस में ना तो कोई एटम गाया हुआ ना कोई बाहर से आया। तो जितने कार्बन और हाइड्रोजन अल्केन में थे, रिएक्टेंट वाले अल्केन में थे, प्रोडक्ट वाले जो हमारे कंपाउंड्स हैं उनमें वो कार्बन हाइड्रोजन डिवाइड, जब मैं इन दोनों को वापस जमा करूंगा तो मुझे वापस अल्केन जाएगा रिएक्टेंट वाला। तो ये है। अब इसकी एक एग्जाम्पल अगर आप प्रोपेन के अलावा कोई और सोचना चाहें, मिसाल के तौर पर आपके दिल में आए बात कि सर अगर हम ब्यूटेन के साथ ये काम करना चाहें, बिल्कुल कर सकते हैं। बस अब ये याद रखिएगा कि मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ रहा हूँ और साथ में उसमें कार्बन हाइड्रोजन भी टूट रहा है, लेकिन इस खेल में हमारे मेन कंपाउंड के दो टुकड़े होंगे। अब ये मेरे पास है ब्यूटेन, तो अब थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें तो आपको अंदाजा होगा कि जब आप इसकी क्रैकिंग करेंगे तो देयर विल बी 2 पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये है कि आप इसकी कार्बन कार्बन क्रैकिंग ऐसे करें कि एक तरफ 3 कार्बन चले जाएं और एक तरफ एक कार्बन चला जाए। तो ये जो एक कार्बन जा रहा है अभी पिछले वाले केस की तरह ही होगा, ये बन जाएगा मीथेन, छोटा अल्केन। और ये जो 3 कार्बन वाला है इसमें ऑब्वियसली मुझे एक हाइड्रोजन इधर देना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा प्रोटीन। तो ब्यूटेन जिसमें 4 कार्बन थे, आपने उसके 3 हिस्से किए और उन 3 हिस्सों सॉरी इनके 2 हिस्से किए और उनमें से एक बना एक कार्बन वाला मीथेन और एक बना 3 कार्बन वाला प्रोटीन। तो मेरी दोनों बातें पूरी हो गई। छोटा अल्कीन बना है और छोटा अल्कीन बना है। बड़ा कंपाउंड था तो ब्यूटेन, उसमें से 4 कार्बन, उसके 2 टुकड़े हुए, एक तरफ 3 कार्बन एक तरफ 1 कार्बन, 3 कार्बन वाला अल्कीन बना, 1 कार्बन वाला अल्कीन बना। ऑब्वियसली इसमें तो आप लड़ झगड़ भी नहीं सकते, क्योंकि एक कार्बन वाला तो अल्कीन ही बन सकता है, अल्कीन तो बन नहीं सकता। तो दूसरी पॉसिबिलिटी अगर किसी के दिमाग में फौरन आ जाए तो वो क्या है कि अगर ये बीच में से टूटता तो उसके दोनों तरफ 2-2 कार्बन जाते हैं। उस सूरत में क्या पॉसिबिलिटी थी कि क्या बनता, उस सूरत में पॉसिबिलिटी ये थी कि दोनों तरफ 2-2 कार्बन जाते, एक तरफ 2 कार्बन वाला अल्कीन बनेगा और एक तरफ 2 कार्बन वाला अल्कीन। आप दोनों के कार्बन और हाइड्रोजन मिलाकर देख लीजिए, वही रिएक्टेंट के टोटल आ जाएंगे, यानी एक मीथेन बनेगा और एक। इससे 2 बातें पढ़ सकते। बात नंबर 1, क्रैकिंग के नतीजे में कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे तो एक अल्केन अपने कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन में और हाइड्रोजन गैस में करता है। लेकिन जब कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटे तो सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं टूटता है, उसके साथ लाजमी तौर पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, तो दोनों एक साथ होते हैं। उस सूरत में हमें बड़े कंपाउंड से या बड़े अल्कीन से एक
छोटा अल्केन और एक छोटा अल्कीन मिलता है। और दूसरी अहम बात आपको ये पता चली कि जैसे ही ब्यूटेन पर आप पहुंचे, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ क्रैकिंग। तो आपको अंदाजा हो गया कि जैसे जैसे कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ेगी, पॉसिबल क्रैकिंग के प्रोडक्ट्स की तादाद बढ़ेगी। यानी अब मैं पेंटेन के लिए अगर लिखने बैठूं तो सिर्फ रफली सोचिए, पेंटेन में 5 कार्बन होंगे। एक तरीका है एक तरफ एक कार्बन कर दीजिए, एक तरफ 4 कार्बन कर दीजिए। दूसरा तरीका है एक तरफ 2 कार्बन कर दीजिए, एक तरफ 3 कार्बन कर दीजिए। आपको 2 पॉसिबिलिटीज मिल रही है। इसी तरह जितने और हाइड्रोकार्बन बनेंगे उसमें और ज्यादा पॉसिबिलिटीज मिलेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेंटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नॉनेन, इनमें इतने फ्रेगमेंट्स बन सकते हैं क्रैकिंग की आप सोच नहीं सकते। इसलिए हम अमूमन ये कहते हैं कि जब आप क्रैकिंग प्रैक्टिकली करते हैं तो नोबडी कैन प्रिडिक्ट कि इस क्रैकिंग के नतीजे में क्या क्या बनेगा। यानी हर पॉसिबिलिटी बन सकती है और कोई बनेगी कोई नहीं बनेगी। नोबडी कैन प्रिडिक्ट, नोबडी कैन कंट्रोल। इसलिए क्रैकिंग से हमेशा बेशुमार चीजें बनती हैं इफ इट इज ऑफ हायर कंपाउंड का कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ हमने 2 छोटी छोटी एग्जाम्पल इसलिए दी जिससे अब आपको एक थीम का अंदाजा हो गया कि क्रैकिंग करके क्या क्या चीजें बन सकती हैं। अब कैटालाइटिक की एग्जाम्पल से पहले ये इशलाक साहब का क्वेश्चन लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी बेटा। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये ब्यूटेन की एग्जांपल में हाइड्रोजन गैस और ब्यूटीन भी तो लिबरेट हो सकती है। अरे बेटा बिल्कुल हो सकता है, मैं इसको पहले डिस्कस कर चुका। यहाँ मैं कार्बन कार्बन क्लीवेज बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक अगर है। आप क्लीवेज करेंगे तो याद रखिएगा उससे ब्यूटेन से ब्यूटीन बनेगा, ये मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। और उसमें भी 2 बातें होंगी, ब्यूटीन भी बन सकता है, 2 ब्यूटीन भी। यानी अब अगर आप सारी बात मिला लें तो ब्यूटेन की क्रैकिंग की टोटल 4 इक्वेशंस बनेंगी। कार्बन हाइड्रोजन यस सर। क्लीवेज की 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन बनेंगे, ये अलग अलग इक्वेशन। और 2 ये सामने लिखी हुई है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। अब अगर आप पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन पे जाना चाहें तो आपको पता चलेगा कि ये इक्वेशन इतनी ज्यादा है कि इतने मेरे सर पे बाल नहीं है जितनी इक्वेशन होता है। ठीक है, तो यही अब आगे हम इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। तो अब ये अगला मरहला है कैटालाइटिक क्रैकिंग। तो कैटालाइटिक क्रैकिंग में किताब वालों ने ये कहा है कि जैसे जैसे आपके अल्कीन में कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती है तो उसकी वजह से क्रैकिंग मुश्किल भी होती, ज़्यादा हीट चाहिए। तो हम उसका एक कंपनसेशन ये करते हैं कि कैटलिस्ट यूज़ कर लें। कैटलिस्ट यूज़ कर लें तो हमें कम टेम्परेचर पर हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो जहाँ हमें लगता है कि क्रैकिंग हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मांग रही है तो वहाँ कैटलिस्ट की सपोर्ट ले ली जाती है। इवन जो एग्जाम्पल मैंने भी आपके सामने लिखी है इसमें भी कैटलिस्ट यूज हो सकता है। तो जो भी हीट इनमें हमारी लगती है वो और कम हो जाएगी। तो कैटलिस्ट में हमारी किताब ने सिर्फ एक ही कैटलिस्ट का तस्करा किया और वो है सोडियम जियोलाइट। ये चूंकि एक पॉलीमर है इसलिए इसका फॉर्मूला नहीं लिखा गया, सिर्फ नाम लिखा गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे मुश्किल मुश्किल पॉलीमर ही हम इस्तेमाल करते रहेंगे और हमारे पास जो है वो कोई नॉर्मल कैटलिस्ट नहीं है। ये हमारी बुक ने यूज़ नहीं किया, वरना यहाँ पर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड को भी यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को भी यूज़ करते हैं। तो ये अमूमन 3 मशहूर कैटलिस्ट हैं जो कैटालाइटिक क्रैकिंग में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इसमें फिर किताब ने एक एग्जाम्पल हमें सिर्फ ये बताने के लिए दी कि अब आपको जरा पेट्रोल वाले टॉपिक से भी आपका कनेक्शन हो जाए। तो दे गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हैवी गैस ऑयल। हैवी गैस ऑयल एक कंपाउंड है, जिस एक अल्केन है जिसका फॉर्मूला है C29H60। तो अब इस फॉर्मूले से आपको अंदाजा हो रहा है कि 29 कार्बन वाला कंपाउंड बहुत ही हाई बॉइलिंग पॉइंट रखता होगा। और पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अगर ये हैवी गैस ऑयल हमें मिलता है तो ये हमें बहुत हाई टेम्परेचर पर मिलता है। और अमूमन इसका शुमार उस कैटेगरी से है जिसको हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स। चूंकि नाम इसका बेशक हैवी गैस ऑयल है, इसमें लफ्ज गैस भी आ रहा है और ऑयल जो कि लिक्विड होता है, लेकिन हकीकत में ये कंपाउंड सॉलिड है। तो ये 29 कार्बन वाला एक सॉलिड कंपाउंड है, गीसी टाइप का होता है और इसकी कोई खास एप्लीकेशन नहीं है। हम इसे तोड़कर इससे पेट्रोल हासिल कर लेते हैं। तो अब कैसे तोड़ेंगे? जब 4 कार्बन वाले ब्यूटेन की 4 इक्वेशंस बन गई थी तो ये 29 कार्बन वाले हैवी गैस ऑयल की क्रैकिंग की अगर कोई बच्चा सारी इक्वेशंस लिखने बैठ जाए
तो इंशाल्लाह तीसरी या चौथी नस्ल तक पहुँचते पहुँचते उसके बच्चे बताएंगे आज पूरी हो गई। ये बहुत ज़्यादा इक्वेशंस बनेंगी, तो कोई वो नहीं लिखने जा रहा, बल्कि हम सिर्फ समझाने के लिए इसकी एक एग्जाम्पल कोट करते हैं। तो अब वो एग्जाम्पल क्या है, 29 कार्बन वाले कंपाउंड को आप इस तरह से लिखते हैं। जरा गिनिएगा कि मैंने सारे कार्बन और हाइड्रोजन सही से लिखे। मैंने इसके स्ट्रक्चर को नहीं बनाया है, मैंने फॉर्मूला ही लिखा है, मगर 3 टुकड़ों में, सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं जब इसकी जिस क्रैकिंग की जो एग्जाम्पल यहाँ कोट कर रहा हूँ, उसमें मेरा मकसद है कि मैं इसके 3 टुकड़े करूँ। एक टुकड़ा 7 कार्बन का, दूसरा टुकड़ा भी 7 कार्बन का और तीसरा टुकड़ा 15 कार्बन का। सिर्फ इसलिए मैंने इस तरह लिखा है, और ये इसकी हजारों इक्वेशंस में से एक पॉसिबल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये ना समझिएगा सिर्फ यही क्रैकिंग होती है। जब हम इसे क्रैक करते हैं तो जाहिर सी बात है हर पॉसिबल तरीके से इस कंपाउंड के टुकड़े होंगे, जिसमें से ये एक है। सोडियम जियोलाइट को हमने यहाँ कैटलिस्ट के तौर पर यूज किया और इसके 3 टुकड़े हुए। अब आपको याद रखना है कि व्हेन यू क्रैक द कार्बन फ्रॉम कार्बन, तो एक छोटा अल्कीन बनता है, एक छोटा अल्कीन बनता है। तो इसलिए 7 कार्बन वाला अल्कीन बनेगा C7H16, जिसको आप कहेंगे हेप्टेन। 7 कार्बन वाला अल्कीन बनेगा जिसे आप कहेंगे हेप्टीन। और ये जो बाकी 15 कार्बन वाला एक कंपाउंड बीच में रखा हुआ है, ये अलग हो जाए। ऐसा 3 प्रोडक्ट बन गए। तो अब ये जो इसमें बना है हेप्टेन, ये पेट्रोल की रेंज में आता है, क्योंकि 5 से 7 कार्बन वाले पेट्रोल है, ये भी पेट्रोल की रेंज में आता है। अब अगर ये दोनों स्ट्रेट चेन है तो हमें पता है ये हेप्टेन तो स्ट्रेट चेन में सबसे बुरा पेट्रोल है, हुआ करे हम इसके बाद इसकी रिफॉर्मिंग कर देंगे, लेकिन कम से कम ये दोनों अब पेट्रोल के लिए आइडियल हो गए। ये अलबत्ता मट्टी के तेल के लिए आइडियल है, अगर आपको रखना है तो उसमें रखिए, वरना हम कहते हैं इसे फर्दर क्रैक कीजिए। तो इस एग्जाम्पल का सेकेंड ईयर में मकसद था रट्टे लगवाना, क्या आप याद करने लिखते, खत्म हो गई बात। लेकिन अभी मकसद है सिर्फ ये जताना कि आप जो चाहें इसके प्रोडक्ट बना दीजिए, बस ख्याल ये रखिएगा कि आपके बनाए हुए तमाम प्रोडक्ट्स के कार्बन हाइड्रोजन जब हम वापस जमा करें तो वो इसके बराबर आने चाहिए, बस। तो हर पॉसिबल तरीके से इसकी क्रैकिंग हो सकती है। आपको पसंद नहीं आ रही 7, 7 और 15 की, आप कोई और कॉम्बिनेशन कर लें। आप कहें सर मैं इसको इस तरह तोड़ूंगा कि एक 8 कार्बन वाला बन जाए, 2 8 कार्बन वाले बन जाए, एक 14 कार्बन वाला बन जाए, बिल्कुल वो भी बन सकता है। तो इसलिए हम इम्तिहान में आपके साथ क्या कर सकते हैं, इसका सैम्पल MCQ अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो वो ऐसे बनेगा कि हम आपसे कहेंगे गिव दी फॉर्मूला ऑफ मिसिंग प्रोडक्ट, और आपके सामने एक इक्वेशन लिखी, दिस इज हेक्सेन, व्हेन इट इज क्रैक्ड इट फॉर्म्स तो अब आपसे कहा गया है कि बताइए इस जगह पर क्या आएगा। ऑप्शन दिए गए 2 मोल्स ऑफ मीथेन, ऑप्शन दिया गया इथीन, ऑप्शन दिया गया C4H4 और ऑप्शन दिया गया C2H4। अब मुझे कैसे पता चलेगा भाई, सीधा हिसाब ये है कि आपके रिएक्टेंट में टोटल कार्बन है 6 और हाइड्रोजन है 40। जो प्रोडक्ट इन्होंने आपको शो किए हैं उसमें 4 कार्बन आ चुके, अब कितने कार्बन रह गए, 2। इसका मतलब है यहाँ जो भी चीज़ बनेगी उसमें 2 कार्बन होने चाहिए। अब आपने देखा इसमें टोटल हाइड्रोजन है 14, यहाँ 8 हाइड्रोजन आ गया और यहाँ 2, टोटल हो गए 10। तो कितने बचे, 4। इसका मतलब यहाँ 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। सो ये होना चाहिए मेरा आंसर। ये है तरीका अपनी बात बताने का कि आखिर अगर सारे प्रोडक्ट दे दिए जाएँ तो यहाँ एक में क्या है ये आप बता दें। तो इस तरह के सवाल हमसे क्रैकिंग के बारे में पूछे जा सकते हैं। ये क्रैकिंग की सब बातें हो गई। क्विकली अब आगे बढ़े, थोड़े से समझाने का मामला था यहाँ, इसलिए हमने थोड़ा टाइम लिया। इसके बाद एक बहुत ही आसान सी चीज़ होती थी, और ये इसलिए कि अब आपको पूरी ऑर्गेनिक अपने जहन में खुल के सामने आ जाएगी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम सबको पता है कार्बन के कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इन्हें बहुत तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर इन्हें क्लासिफाई करते हैं, तो वो क्लासिफिकेशन कहलाती है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फिर हम इन्हें इनकी
स्ट्रक्चर की बुनियाद पर क्लासिफाई करते हैं, जो इस वक्त यहाँ हो रहा है, और वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कार्बन चेन, क्योंकि इनमें से हर कंपाउंड में कार्बन है और कार्बन ने कोई ना कोई शेप की चेन बना रखी है। तो इस बुनियाद पर हमारे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो दो मेन टाइप्स बनती हैं, उनमें से एक बनती है ओपन चेन। ओपन चेन को ही हम एसाइक्लिक कहते हैं। एसाइक्लिक का मतलब हुआ नॉन साइक्लिक, और इसी को हम कहते हैं एलिफैटिक। जबकि दूसरे हैं क्लोज्ड चेन, जिनको आप साइक्लिक या रिंग कंपाउंड्स कहते हैं। लेकिन नाम से सारी बात पता है। अब आपके जहन में है, पूरी ऑर्गेनिक पढ़ के आए हैं, स्ट्रक्चर्स की शक्लें हैं, वो तमाम कंपाउंड जिसमें कार्बन का एटम साइक्लिक चेन नहीं बना था, वो इस कैटेगरी में जाएंगे, और जो साइक्लिक बनाते हैं वो इस कैटेगरी में। तो अभी जितने भी स्ट्रक्चर्स मैंने लिखे क्रैकिंग लिखते वक्त, वो सारे ओपन चेन थे। अच्छा, इन्हें एलिफैटिक का लफ्ज़ कहा गया है। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये एलिफैटिक लफ्ज़ निकला है एलिफार से, जिसका मतलब था फैट्स। तो जो शुरू शुरू में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने लिविंग थिंग से जब सिर्फ हासिल करते थे, तो फैट्स से जिन कंपाउंड्स को अलग किया गया था, उनकी खूबी ये थी कि दे हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स। तो हमने इनिशियली लफ्ज एलिफैटिक सिर्फ ओपन चेन के लिए नहीं, बल्कि ओपन चेन में भी कैटेगरी थी जिसमें कार्बन एटम्स, बहुत ज़्यादा कार्बन एटम, 10, 12, 15, 20 स्ट्रेट चेन बना रहे हों, स्ट्रेट हो और बहुत ज़्यादा कार्बन। लेकिन फिर बाद में हमने इस लफ्ज़ को तमाम तरह के ओपन चेन कंपाउंड्स के ऊपर अप्लाई कर दिया, चाहे वो ज़्यादा चेन वाले स्ट्रेट चेन हो या कम कार्बन वाले स्ट्रेट चेन हो या ब्रांच हो, सब जगह। तो इसका मतलब है ओपन चेन के अंदर स्ट्रेट चेन भी आ जाती है और ब्रांच चेन भी आ जाती है। तमाम ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन स्ट्रेट चेन हो या ब्रांच चेन हो, वो एलिफैटिक में आ गए। अलबत्ता वो रिंग शेप में हो तो वो क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स में आ गए। तो अब ये मेन बात हो गई। मेरा ख्याल है मुझे इधर कोई एग्जाम्पल देने की फिलहाल जरूरत नहीं है स्ट्रेट चेन में और ब्रांच चेन में, क्योंकि अभी मैंने जितने स्ट्रक्चर बनाए थे वो उसके थे और ये हमें आता होगा। हाँ, कुछ एग्जाम्पल क्लोज चेन में जरूर दूंगा, और वो इसकी इस डिवीजन के साथ। क्लोज चेन दो तरह की है, एक कहलाती है कार्बोसाइक्लिक, जिनको हम होमोसाइक्लिक भी कहते हैं, और एक है हाइड्रोसाइक्लिक। तो अब अगर मैं एग्जाम्पल के साथ इन पर बात करूं, तो कार्बोसाइक्लिक में या होमोसाइक्लिक में चेन कंपोज्ड ऑफ कार्बन एटम्स ओनली। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम ही सिर्फ साइक्लिक चेन बना है, मिसाल के तौर पर ये जो मशहूर एक हमारा हेक्सागोनल रिंग है, इस कंपाउंड में हर कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, ये साइक्लोहेक्सेन कहलाता है। लेकिन अहम बात यह है कि हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद कार्बन, जो साइक्लिक चेन है इट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन। तो दिस साइक्लोहेक्सेन इज कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। हम इस तरह बना दें 5 कार्बन वाला एक, इसमें सारे कार्बन एटम्स ने साइक्लिक चेन बनाई है। जो बाकी हाइड्रोजन है, मैं अगर उन्हें मिलाकर लिखने जाए, अलग अलग भी शो कर दूं, दे आर फर्दर अटैच्ड विद कार्बन, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द चेन। जंजीर नहीं बनाई उन्होंने, जंजीर कार्बन नहीं बनाई है। सो ये हो गया साइक्लोपेंटेन। ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। जबकि हाइड्रोसाइक्लिक में चेन composed of carbon atom as well as some hetero atom like ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर etc। अब इसमें हमने कहा कि जो चेन होगी उसमें सिर्फ कार्बन का एटम नहीं होगा, बल्कि साथ साथ कोई और एटम भी होगा, इसको हम कह रहे हैं हीट्रो एटम।
तो याद रहे चेन में अगर कोई एटम अटैच होता है तो उसे कम से कम उसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए, क्योंकि टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ चेन उसे लेफ्ट राइट दोनों तरफ से बॉन्डिंग करनी होगी। इसलिए हाइड्रोजन कभी चेन नहीं बना सकता, हेलोजन कभी चेन नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी वैलेंसी 1 है। तो जो एटम हेटेरो एटम बन सकते हैं और कार्बन के साथ चेन में हिस्सा ले सकते हैं, उनकी वैलेंसी कम से कम 2 होनी चाहिए। तो वो ऑक्सीजन हो सकता है जिसकी वैलेंसी होती ही 2 है, नाइट्रोजन हो सकता है जिसकी वैलेंसी 3 होती है, सल्फर हो सकता है जिसकी वैलेंसी 2 होती है, फॉस्फोरस हो सकता है जिसकी वैलेंसी 3 हो सकती है होती है। तो अब इसकी एग्जांपल में देखिए, तो मैं आपके सामने यही अगर पेंटा वाला बना दूं, तो एक ऐसी चेन जिसके 5 कोने थे लेकिन पांचवा कोना ऑक्सीजन के पास है, तो ये हेटेरो चेन हो गई, क्योंकि इसमें जो चेन साइक्लिक बन रही है वो सिर्फ कार्बन की वजह से नहीं है, उसमें कार्बन के अलावा दूसरों का भी साथ है। तो अब ये कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए इसे हम हाइड्रोजन दे देते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 थी, उसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, काम खत्म। इस कंपाउंड का नाम बाय द वे था टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। हमने थ्योरी में एग्जाम्पल रखी थी फ्यूरेन की। तो फ्यूरेन क्या है कि अगर इसमें से 4 हाइड्रोजन हटा दें आप, तो वो भी बना देता हूँ ताकि किसी को ये ना हो हमने थ्योरी में क्या याद किया था, वो ये वाला याद किया था जिसमें कार्बन की चेन तो यही है 5 वाली और उसमें एक में ऑक्सीजन है, लेकिन साथ साथ 2 जगह डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से अब हर कार्बन के साथ सिर्फ एक एक हाइड्रोजन लगेगा। तो ये सिर्फ फ्यूरेन है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का मतलब हुआ फ्यूरेन को 4 हाइड्रोजन और दे दीजिए तो वो डबल बॉन्ड खत्म करना पड़ेगा। बहरहाल इसका अभी फिलहाल हमसे ताल्लुक नहीं है, ये हेटेरो की एग्जाम्पल है। और चूंकि हमारे पूरे सिलेबस में एज ए टॉपिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, सिर्फ यहाँ एक डेफिनेशन आई उसमें ये पर्टिकुलर नाम आ गया तो हमने इसका तस्करा कर दिया। इसका मतलब है इसके बारे में हमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ी सी खुशखबरी हो जाएगी ए लेवल्स वालों के लिए, क्योंकि ए लेवल्स वालों ने जो टॉपिक्स पढ़े उसमें उन्होंने ऐसे कंपाउंड्स को भी थोड़ी तफसील से पढ़ा है, लेकिन ये भी एक बोर्ड में भी इतनी ज़्यादा तफसील से ये नहीं आते हैं। तो जितनी आएगी बहरहाल वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। नस्ट में तो इसके अलावा कुछ भी नहीं आता, इसलिए वो तो बिल्कुल बेफिक्र हो सकते हैं। तो ये हो गई बात। फिर इसके बाद हमने इसमें कहा कि ये जो आपने होमो कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड बताए थे, हम इन्हें फर्दर डिवाइड करते हैं कि कार्बोसाइक्लिक जो है इनकी मजीद 2 बड़ी अहम टाइप्स बनती हैं। एक कहलाती है एलिसाइक्लिक और एक कहलाती है एरोमेटिक। तफसील से तो आगे पढ़ते रहेंगे, लेकिन फिलहाल शॉर्ट बात करूं तो एरोमेटिक मींस ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग हो, बेंजीन और देयर डेरिवेटिव्स। हर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन का रिंग मौजूद हो वो एरोमेटिक कहलाएंगे। और बेंजीन रिंग क्या होता था? इट्स अ 6 कार्बन रिंग where each carbon is engaged in double bond and single bond as well, and each carbon is attached with one hydrogen only. ये है बेंजीन, जिसको हम सिंबॉलिक अंदाज से ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ना बात, अब जिस कंपाउंड में ये रिंग हमें नजर आएगा वो एरोमेटिक होगा, और जिन कंपाउंड्स में जो कंपाउंड कार्बोसाइक्लिक तो हैं मगर उनमें बेंजीन का रिंग नहीं है वो एलिसाइक्लिक होंगे। नो बेंजीन, इसका मतलब है जो मैंने अभी बनाए थे आपके सामने साइक्लोहेक्सेन, जिसको अगर मैं सिंबॉलिकली बनाऊं तो ऐसे बनाऊंगा, बस इसमें अब बीच में सर्किल या इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं आते, तो ये साइक्लोहेक्सेन इसमें आता है। और इसी से अब एक इंतहाई अहम बात का पता चलता है, और वो बात क्या है कि इन जनरल स्ट्रक्चर की बेस पर हम तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 2 टाइप्स करते हैं। एक ये है जो एरोमेटिक कहलाती है और दूसरी कहलाती है एलिफैटिक। एरोमेटिक का मतलब जिसमें बेंजीन रिंग हो। तो अब एलिफैटिक का असल मतलब सुनिए। शुरू में मैंने कह दिया था सारे ओपन चेन कंपाउंड्स को एलिफैटिक कहते हैं, तो बिल्कुल सही है, लेकिन अब ये जो नाम आपके सामने एलिसाइक्लिक आया है इसमें भी तो लफ्ज एली आ रहा है, तो इसका मतलब है ये है वो साइक्लिक कंपाउंड जो एलिफैटिक जैसा बिहेवियर दिखाते हैं। तो अब बिहेवियर की बुनियाद पर हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो एरोमेटिक होते हैं या फिर एलिफैटिक होते हैं।
एरोमेटिक मीन्स जिसमें बेंजीन रिंग हो, और एलिफेटिक मीन्स रेस्ट ऑफ दी ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी सारे ओपन चेन कंपाउंड और सारे ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होता, वो सब कलेक्टिवली एलिफेटिक कहलाते हैं। और एलिफेटिक दरअसल या एरोमेटिक दरअसल बिहेवियर का नाम है, और हम में से हर एक को याद होगा कि बेंजीन एक अजीबोगरीब बिहेवियर दिखाता है, जिसको एरोमेटिसिटी कहते हैं। वक्त आने पर उसे और तफसील से पढ़ेंगे। और जो बाकी कंपाउंड होते हैं उनमें वो अजीबोगरीब एरोमेटिसिटी नहीं होती, तो इस बुनियाद पर वो नॉर्मल या एलिफेटिक कंपाउंड्स कहलाए। तो अब हमें पहचान हो जानी चाहिए, लेकिन ये सारी पहचानें अब आपको भी अंदाजा है नॉमेनक्लेचर की मोहताज है। यानी अब मैंने थोड़ा बहुत अवॉइड करते हुए भी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए, लेकिन अब बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें आता है पहले से तो उसे अच्छी तरह रिवाइज करें, नहीं आता है तो अब उसको बहुत अच्छी तरह करना, क्योंकि ऑर्गेनिक की चीज़ें बगैर उसकी अंडरस्टैंडिंग के करना नामुमकिन है। ठीक है ना? तो अब हमारी आज की बातें यहाँ तक थी, जो हम आज आपको या कल आपको हो सकता है आज ही बन जाए, तो मैं आज ही कोड पे शेयर कर दूंगा। जो असाइनमेंट में दूंगा उसमें कुछ बातें होमोलोगस सीरीज की होंगी और नॉमेनक्लेचर की होगी, जो इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आप अपने नॉलेज से उसे करने की कोशिश करेंगे, सही हो जाए सही हो जाए, गलत हो जाए गलत हो जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आपको एक्सपोजर होगा कि एक ही और नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ तो आना चाहिए। जाहिर सी बात है वो सवाल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं उस असाइनमेंट को डिले नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ मेरे पास सवाल हो तो फिर मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से और अच्छी चीज़ें समझा सकता हूँ कि थ्योरी की जो की पॉइंट्स मुझे एक्सप्लेन करना है वो तो करूँ ही करूँ, लेकिन साथ साथ मैं कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा आपको ऐसा दूंगा जो पता चले कि आप किस चीज़ की तैयारी करने जा रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको हम कुछ सवालात का टेक्सचर ज़रूर दें, ताकि हमें पता चले कि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी यहाँ थोड़ा सा बेहतर है। तो नॉमेनक्लेचर और होमोलोगस सीरीज और आइसोमेरिज्म, ये 3 टॉपिक इस चैप्टर के हैं। इवन पॉलीमराइजेशन जैसे टॉपिक है, ये बड़े-बड़े जायंट ड्रैगन। तो पॉलीमराइजेशन, आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर, होमोलोगस, इसको लाइट मोड पर रिवाइज कीजिए, खास तौर पे नॉमेनक्लेचर, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं होमोलोगस सीरीज तफसील से पढ़ाऊंगा, मैं आइसोमेरिज्म भी पढ़ाऊंगा, मैं इवन पॉलीमराइजेशन की भी तफसील में चला, लेकिन मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर उतनी तफसील से नहीं पढ़ा सकता जो रिक्वायरमेंट है। आपको भी पता है जब हमने नॉर्मल क्लासेस में पढ़ा था तो इसमें महीने भर से ऊपर लगा था, जबकि हफ्ते में 4-4 क्लासेस भी हो रही। तो अगर ये करने बैठे तो पता नहीं, मेरे ख्याल में 2035 के AKU वाले इम्तिहान में बैठेंगे फिर आप, तो ऐसे नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे आपसे ये चाहिए कि आप उसे अच्छी तरह रिवाइज करें, ताकि मैं कम बातें करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचा सकूं। ठीक हो गई बात? वेरी क्विकली would like to give you the slides feedback। जो स्लाइड्स हमने आज की, अगर किसी से कॉपी होने से रह गई हैं तो आप उसकी तस्वीर खींच सकता है या बता सकता है। यहाँ से शुरू हुए थे कि ऑक्टेन नंबर क्या है और 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन और एन हेप्टेन का इसमें क्या रोल है। फिर इसके बाद दिस वाज द एग्जांपल डेफिनेशन ऑफ क्रैकिंग, थर्मल और कैटालाइटिक क्रैकिंग। देन वी डिस्कस द एग्जांपल ऑफ क्रैकिंग ऑफ प्रोपेन, सिर्फ हाइड्रोजन अलग अलग हो तो क्या चीज़ें बन सकती हैं, इजी वन। फिर उसके बाद कार्बन कार्बन क्रैकिंग की एग्जांपल लिखी उसी प्रोपेन के साथ हमने। फिर हमने ब्यूटेन की एग्जांपल ली और बताया द पॉसिबिलिटीज ऑफ कार्बन कार्बन क्रैकिंग जो है वो दो है, उनको हमने यहाँ पर कोट किया। फिर इसके बाद हमने एक एग्जांपल दे दी है कैटालाइटिक क्रैकिंग की, जिसमें कैटलिस्ट क्या हो सकते हैं वो भी बता दिए, और जो एक पॉसिबिलिटी है, बहुत सारी क्रैकिंग इक्वेशन हो सकती है, पॉसिबल इक्वेशन हमने आप तक पहुँचाई है। फिर इसके बाद एक सैम्पल क्वेश्चन बताया क्रैकिंग का कि ऐसे आ सकता है ये। फिर हमने क्लासिफिकेशन शुरू करके आपसे कहा इन सारे नामों को और इनकी, मतलब इस पूरे टॉपिक का मकसद ये है कि अगर मैं आपके सामने कोई भी कंपाउंड का नाम या स्ट्रक्चर लिखूं तो आप बता सकें इसका ताल्लुक किस क्लास से है, बस। और इसके लिए ज़रूरी है कि नॉमेनक्लेचर आता हूँ। अगर मैं नाम लिख कर दूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये इस नाम का स्ट्रक्चर क्या है, तो आप कैसे बता सकेंगे। इसलिए ये टॉपिक बहुत हद तक नॉमेनक्लेचर के साथ मुंसलिक है। तो ये मज़ीद आगे कार्बोसाइक्लिक कौन थे और हेट्रोसाइक्लिक कौन थे, उनकी एग्जाम्पल्स आ गई थी। एंड देन मैंने फ्यूरेन, दोनों टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन और फ्यूरेन दोनों को बताया। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं THF, इसका नाम आएगा आगे सिलेबस में एक आधी जगह पर, तो इसलिए एब्रीविएशन याद रखें। फिर इसके बाद हमने आपसे कहा ये आखिरी बात एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक, ठीक हो गई बात। तो इंशाल्लाह अब आपको असाइनमेंट एक करने को मिलेगा, तो जब मैसेज में डाल दूंगा और ये भी बता दूंगा कब तक करना है। 15 सवालात होंगे, लेकिन अच्छे सवाल होंगे, आपको मज़ा आएगा करने में इंशाल्लाह। थैंक यू। अगर आप में से किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकता है।
Okay, then we are closing our meeting. Thank you very much.